हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस की, जो कि अप्रैल 2022 से अपने बिजनेस ग्रुप्स के लिए नया ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और ये इंडस्ट्री फर्स्ट मॉडल होगा जो कि ट्रेडिशनल मॉडल से हटकर होगा। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको टीसीएस का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई टीसीएस करती क्या है, तो टीसीएस भारत की जायंट आईटी सर्विसेज कंसल्टिंग और बिजनेस सॉल्यूशन कंपनी है। इनका 2021 फाइनेंशियल ईयर में 22 बिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू था। 25.9% का अमेजिंग ऑपरेटिंग मार्जिन है। इसके अलावा ये दुनिया के टॉप 10 ग्लोबल आईटी सर्विस प्रोवाइडर में आती है। 5,56,000 से ज्यादा इसके एम्प्लॉइज हैं। 183 इनके सोल्यूशन सेंटर हैं 21 कंट्री में। और इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दिसंबर 31 2021 के हिसाब से 186 बिलियन यूएस डॉलर था, जो कि इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बनाता है इसको। इनके 2 लाख से ज्यादा वुमेन एम्प्लॉइज हैं और 15.3 इनका एट्रीशन है, जो कि लोएस्ट है, क्योंकि अभी आईटी में आपने देखा होगा कि एट्रीशन बहुत बढ़ा हुआ है। और अगर आप इनके रेवेन्यू को देखेंगे तो ये ज्योग्राफी वाइज ब्रेकअप करते हैं और इंडस्ट्री वाइज ब्रेकअप करते हैं। तो जैसे कि ये इंडस्ट्री वाइज ब्रेकअप करते हैं, इसमें ये कुछ बदलाव करने वाले हैं इंटरनल ऑपरेशन के लिए, जिसको कि हम डिस्कस करेंगे। और अब अगर बात की जाए कंपनी में लेटेस्ट अपडेट की, तो टीसीएस अप्रैल 2022 में अपना नया ऑपरेशनल स्ट्रक्चर अनवील करने वाली है, जिसमें ये 4 डिस्टिंक्ट बिजनेस ग्रुप्स को क्रिएट करेंगे, जो कि इनकी जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ होगी उसको ड्राइव करेंगे। और कंपनी की जो नेक्स्ट माइलस्टोन है वो है कि 50 बिलियन का ये यूएस डॉलर में रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। अभी ये लगभग 25 बिलियन के आसपास हैं। और अप्रैल से जो इनका ऑपरेशनल स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। एक ये बनाएंगे एक्विजिशन सेगमेंट, जो कि नए क्लाइंट्स को लाने का काम करेगा। दूसरा इनका होगा रिलेशनशिप इंक्यूबेशन का सेगमेंट, जहां पे ये 20 मिलियन यूएस डॉलर या उससे कम के जो क्लाइंट है उनको मैनेज करेंगे। और तीसरा होगा एंटरप्राइज ग्रोथ, जो कि क्लाइंट्स जिनको की वाइडर रेंज ऑफ सर्विसेज चाहिए उसको इस ग्रुप द्वारा मैनेज किया जाएगा। यानी कि लगभग 20 मिलियन यूएस डॉलर से अगर वो बढ़ जाते हैं तो 20 मिलियन से लेकर के 100 मिलियन तक के क्लाइंट्स इस एंटरप्राइज ग्रोथ सेगमेंट में मैनेज किए जाएंगे। और इनका नेक्स्ट सेगमेंट होगा बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे इनके लार्जेस्ट जो कस्टमर्स हैं, जिनका कि लगभग 100 मिलियन प्लस का जो रेवेन्यू जिनसे आता है, वो इस सेगमेंट में मैनेज किए जाएंगे। और जो ये मॉडल ये नया लाने वाले हैं, ये इंडस्ट्री फर्स्ट मॉडल होगा, क्योंकि इससे पहले अगर आपने देखा होगा कोई भी कंपनी ट्रेडिशनल जो 3 डायमेंशन मॉडल होता है, या तो वो ज्योग्राफी के बेसिस पे अपनी लीडरशिप या ऑपरेशनल स्ट्रक्चर को ऑपरेट करते हैं, या वर्टिकल बेसिस पे या सर्विसेज के बेसिस पे। लेकिन ये इंडस्ट्री फर्स्ट है, जिसमें कि क्लाइंट की जो साइज है उसके बेसिस पे इस स्ट्रक्चर को बनाया जाएगा। और ये आने वाले टाइम में शार्प फोकस देगा क्लाइंट्स को। इसके अलावा जो भी डिजिटल नीड्स चेंज हो रही हैं और फास्टर डिलीवरी टाइम्स की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करेगा। अगर हम दिसंबर क्वार्टर के बाद देखें तो टीसीएस के पास 100 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा वाले 58 क्लाइंट्स थे। 118 क्लाइंट्स इनके 50 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा की रेंज में थे। और 255 क्लाइंट्स इनके 20 मिलियन डॉलर से ज्यादा की रेंज में थे। हालांकि जो इनका कस्टमर सर्विस और सेल्स टीम्स है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग होती है, उसमें जो वर्टिकल और ज्योग्राफी वाइज रिपोर्टिंग की जाती है वो भी अनचेंज्ड रहेगी। और अब अगर बात की जाए इनके लीडरशिप चेंजेस की, तो सुशील वासुदेवन, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और यूटिलिटीज को हेड करते हैं, जो ये सेगमेंट है, ये रिलेशनशिप इंक्यूबेशन जो ग्रुप है उसको लीड करेंगे। कृष्णा रामानुजम, जो कि अभी बिजनेस और टेक्नोलॉजी सर्विसेज यानी कि इस ग्रुप को लीड करते हैं, ये एंटरप्राइज ग्रोथ वाला जो सेगमेंट है उसका चार्ज लेंगे। और जो बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टर्म एंड लार्ज क्लाइंट्स है, वो देखा जाएगा देवाशीष घोष के द्वारा, जो कि अभी लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर को मैनेज करते हैं। इसके अलावा जो कमल भडाडा हैं, जो कि अभी कम्युनिकेशन मीडिया और इंफॉर्मेशन वाले डिवीजन को मैनेज करते हैं, वो आने वाले टाइम में इनका जो न्यू बिजनेस का मॉडल्स है, यानी कि नए क्लाइंट्स को लाने वाला, उसको लीड करेंगे। और ये जो चारों लीडर हैं, ये डायरेक्टली जो कंपनी के सीईओ हैं राजेश गोपीनाथ, उनको रिपोर्ट करेंगे, जो कि इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को लीड कर रहे हैं।
2017 में गोपीनाथन ने टीसीएस का चार्ज लिया था और उस साल टीसीएस ने 18.5 बिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया था। और अभी की बात की जाए तो इनके जो सेगमेंट हैं वो इस तरह से हैं। अ, इनके जो वर्टिकल्स हैं बीएफएसआई, रिटेल, लाइफ साइंसेज, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, कम्युनिकेशन, उसके बाद रीजनल मार्केट। और जो इसमें जो चेंज करने का रीजन बताया जा रहा है कंपनी के द्वारा वो ये है कि जो ये लेवल है, ये वर्टिकल्स है, ये मेच्योरिटी लेवल पे पहुंच गए हैं और अब इनकी जो मैनेजमेंट है वो उनके पास बैंडविड्थ है। तो इसलिए अब जो नेक्स्ट ग्रोथ लानी है कंपनी में उसके लिए ये सभी चेंजेस किए जा रहे हैं। और अब अगर बात की जाए हिस्ट्री की तो ये पहली बार नहीं है जबकि टीसीएस अपने बिजनेस फ्रेमवर्क की रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है। इससे पहले 2008 में भी इन्होंने 23 जो छोटी छोटी यूनिट्स बनाई थी, लगभग 250 मिलियन यूएस डॉलर उनका साइज था। और इन्होंने जो 6 बिलियन यूएस डॉलर का इनका रेवेन्यू होता था 2008-9 में, वहां से इन्होंने लगभग 19 बिलियन का रेवेन्यू टच किया था 2018-19 फाइनेंशियल ईयर में। तो 2018 में इसके बाद कंपनी ने जो अपनी इंडस्ट्रियल सर्विसेज यूनिट है उसको रीस्ट्रक्चर्ड किया था और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए इन्होंने 200 जो ऑड एग्जीक्यूटिव्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी अगले 3 से 5 साल के ग्रोथ प्लान्स की। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें टीसीएस का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में लगभग 80% की रिटर्न दी है। पिछले एक साल में 23% की बढ़िया रिटर्न दी है। हालांकि 1 जनवरी के बाद इनका शेयर लगभग 5% गिर चुका है और पिछले वीक में भी जो भारी गिरावट आई है उसमें भी इनका शेयर लगभग 4.5% गिरा है। लेकिन अगर हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें जो कि इनके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट के बाद पब्लिश हुई थी, उसमें इनका जो मिनिमम टारगेट है वो 4235 रुपए दिया गया था और हाईएस्ट टारगेट 4600 का दिया गया था। तो यानी कि ऑन एन एवरेज लगाएं तो 4400 के आसपास इनका ब्रोकरेज हाउस के आसपास का टारगेट आता है। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो इसका एवरेज टारगेट प्राइस लगभग 4150 के आसपास आता है, हायर साइड पे 4900 और लोअर साइड पे 2900। जो फ्राइडे की क्लोजिंग कल यानी कि मंडे की क्लोजिंग हुई है वो 3554 पे हुई है, तो उस हिसाब से अपने एवरेज टारगेट प्राइस से काफी नीचे पे अवेलेबल है, तो प्राइसिंग डेफिनेटली अट्रैक्टिव लगती है। इसके अलावा अगर इसके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। 13,14,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसकी पी और पीबी काफी अट्रैक्टिव हो चुकी है, रीजनेबल है। जब से इसके शेयर में थोड़ी गिरावट आई है पीछे, तो 35 की पीबी और 15 की पीबी के साथ ये परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी 37.5% की है जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा प्रॉफिटेबल कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि इसमें अच्छी खासी करेक्शन आ गई है। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो ये बहुत ही अच्छी बेट हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में मिड टू लॉन्ग टर्म में आराम से 4000 का टारगेट तो क्रॉस करेगा ही और उसके बाद जो इनका बाय बैक प्राइस है 4500, उसकी तरफ भी भाग सकता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसको करंट प्राइस पे या किसी भी करेक्शन पे लेंगे तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी रिटर्न देगा। इसके अलावा जैसे मैंने बोला है कि ये पांचों ही जो आईटी कंपनीज हैं बढ़िया हैं। आप चाहे तो पांचों को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।